तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस सब्जेक्ट के एक टॉपिक मृदा का वर्गीकरण यानी सोइल क्लासिफिकेशन को देखेंगे और इसकी पूरी संक्षिप्त व्याख्या करेंगे और भारत में जो प्रमुख मृदा पाई जाती हैं उन सभी को विस्तार से आज समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है कि मृदा का वर्गीकरण कीजिए या भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्गीकरण कीजिए या फिर उनका पूरा विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा वर्गीकरण यानी सोइल क्लासिफिकेशन विभिन्न मानकों के आधार पर मिट्टी को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्थित विधि है ताकि उनके गुणों को समझना, उनका मानचित्रण करना और उनके संभावित उपयोग का अनुमान लगाना आसान हो जाए। यानी मृदा वर्गीकरण की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह से हम कह सकते हैं कि मृदा वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उत्पत्ति, संरचना यानी कंपोजिशन और भौतिक और रासायनिक गुण यानी उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और स्थानीय लोकेशन में समानता के आधार पर उन्हें समूहों में व्यवस्थित करना है। इसका मूल आधार क्या होता है? तो वर्गीकरण में आमतौर पर मृदा परिच्छेदिका यानी जो सोइल की जो प्रोफाइल होती हैं उनका विकास, रंग, बनावट, उनका टेक्सचर, रासायनिक अभिक्रिया, पीएच, ह्यूमस की मात्रा और खनिजों की उपस्थिति जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। इसका महत्व क्या होता है? तो यह कृषि वैज्ञानिकों, किसानों और योजनाकारों को विशिष्ट फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी की पहचान करने, मिट्टी के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम तकनीकों का चयन करने और मृदा संरक्षण सोइल कंजर्वेशन की रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है। वैश्विक स्तर पर यूएसडीए मृदा वर्गीकरण प्रणाली यानी यूएसडीए सोइल टैक्सोनॉमी जो कि एक मृदा वर्गीकरण की एक प्रणाली है जो कि वैश्विक स्तर पर यूज़ की जाती है, सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रणाली है जो मिट्टी को 12 श्रेणियों में विभाजित करती है। भारत में भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, लेकिन पारंपरिक रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा किए गए वर्गीकरण का उपयोग व्यापक है। यानी जो यूएसडीए सोइल टैक्सोनॉमी जो मृदा वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसे वैश्विक स्तर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन भारत में हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। तो भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने उत्पत्ति, रंग, संरचना और स्थान के आधार पर मिट्टी को 8 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया है। इन मिट्टियों की सूची और उनका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। तो यहाँ पर ये दी गई हैं भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ, मेजर सोइल टाइप्स इन इंडिया। तो भारत में प्रमुख रूप से 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। यहाँ पर एक इनकी सूची दी गई है। ICAR द्वारा वर्गीकृत 8 प्रमुख मृदा इस प्रकार हैं। इसमें से पहली है जलोढ़ मृदा जिसे एल्यूवियल सोइल कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी है काली मृदा, ब्लैक सोइल और रेगुर सोइल भी जिसे कहते हैं। और तीसरी है लाल और पीली मृदा यानी रेड एंड येलो सोइल। चौथी है लेटराइट मृदा, लेटराइट सोइल। पाँचवीं है शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी जिसे एरिड और डिजर्ट सोइल भी कहते हैं। और छठी है वन एवं पर्वतीय मिट्टी, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल्स। सातवीं है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी यानी सैलाइन एंड एल्कलाइन सोइल। और आठवीं है पीट एवं दलदलीय मिट्टी यानी पीटी एंड मार्ची सोइल। और यहाँ पर नीचे इनको पूरा विस्तार से बताया गया है कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ कहाँ इसका क्षेत्रफल है, कहाँ कहाँ वितरण है, क्या इसकी रासायनिक संरचना है, इसका उपजाऊ गुण कैसा है और उसमें कौन कौन सी फसलें हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पूरा वर्णन दिया गया है इस पूरी टेबल में। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं चलिए पढ़ लेते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है, यह मिट्टी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा लाए गए तलछट यानी सीडिमेंट के निक्षेपण यानी डिपोजिशन से बनती है। यानी ये मिट्टी इस तरह से बनती है जैसे नदियाँ बहती हैं और अपने साथ बहुत सारी तलछट लेके जाती हैं, तो उस तरह से मृदा का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका क्षेत्रफल है, यह भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है, लगभग 43%। यानी भारत में सबसे अधिक जो मृदा का क्षेत्रफल है वो जलोढ़ मृदा का ही है, क्योंकि यह लगभग 43% क्षेत्रफल पर सिर्फ जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। इसका वितरण की अगर हम बात करें तो संपूर्ण उत्तरी मैदान पंजाब से असम तक, गुजरात, राजस्थान के संकीर्ण गलियारे और पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा में, इन सारी जगहों पर ये
जलोढ़ मृदा जो है वो पाई जाती है। इसका रासायनिक संरचना देख लेते हैं। तो इसकी रासायनिक संरचना यह पोटाश और चूने से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इस तरह की इसमें रासायनिक संरचना पाई जाती है। इसका उपजाऊपन, यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी यानी जलोढ़ जो मृदा होती है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और इसके भी दो उप प्रकार होते हैं, एक होता है खादर और एक होता है भांगर। खादर जो मृदा होती है वो नई जलोढ़ मृदा होती है, यानी जो नदियाँ अपने साथ नई नई मिट्टी को बहाकर परत को लेकर आती हैं, उससे जो मृदा इकट्ठी होती है उसे हम कहते हैं खादर, और यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। दूसरी होती है बांगर, यह पुरानी जलोढ़ होती है, कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं। और इसमें हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, तो ये हैं गेहूँ, चावल, धान, गन्ना, तिलहन, दलहन। ये फसलें हम प्रमुख रूप से इसमें सबसे अधिक उगा सकते हैं। तो अगला देख लेते हैं, इसमें दूसरी है काली मिट्टी, जिसे हम ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। और काली मिट्टी को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं काली कपास मृदा, क्योंकि कपास की खेती काली मृदा में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए काली मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो यह मुख्य रूप से बेसाल्ट, बेसाल्ट जो कि एक चट्टान का एक प्रकार होता है, यह मुख्य रूप से बेसाल्ट जैसी ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय यानी वैदरिंग से, वैदरिंग अपक्षय यानी उसको कहते हैं, इसे चट्टानों के टूटने फूटने से जो होता है, यानी काली जो मृदा है वो चट्टानों के टूटने फूटने से ही बनती है। तो यह जैसे बेसाल्ट जैसे ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय वैदरिंग से बनती है ये मृदा। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो बनती है इसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में इसका दूसरा स्थान है, और यह लगभग भारत के 15% भाग पर काली मृदा पाई जाती है। इसका वितरण कहाँ कहाँ होता है, तो ये दक्कन पठार यानी महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह काली मृदा पाई जाती है। इसकी रासायनिक संरचना की अगर हम बात करें तो यह चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लौह से भरपूर होती है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसकी रासायनिक संरचना होती है। इसकी जलधारण क्षमता की अगर हम बात करें तो यह, इसकी जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जिसके कारण यह बहुत चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें उपयुक्त फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो यह इसमें कपास, जो कि सबसे अच्छी कपास की फसल होती है वो काली मृदा में होती है। बाकी गन्ना, तिलहन और ज्वार इत्यादि फसलें हम इस मृदा में उगा सकते हैं। तीसरी मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सोइल। इसकी विशेषताएं और विवरण देख लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, तो यह क्रिस्टली यानी क्रिस्टलाइन और रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानों के अपक्षय से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग लाल, इसमें लौह ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। जब इसमें जल संयोजन यानी हाइड्रेशन होता है तो यह पीली दिखाई देती है। इसका वितरण कहाँ कहाँ है, तो ये पूर्वी पश्चिमी दक्कन पठार यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी हिस्सों में यह लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इसकी रासायनिक संरचना की बात करें तो यह आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस में गरीब होती है, यानी इसमें इन चीज़ों की कमी पाई जाती है। इसका उपजाऊपन कैसा होता है, तो यह जलोढ़ और काली मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है और उर्वरकों के उपयोग से ही इसमें खेती की जा सकती है। इसमें कौन कौन सी फसलें उपयुक्त होती हैं, तो इसमें दलहन, बाजरा, आलू, तंबाकू और मोटे अनाज जैसी फसलें इसमें अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं। चौथी है लैटराइट मृदा, जिसे लैटराइट सॉइल कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो यह उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहाँ उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, जिसके कारण तीव्र निक्षारण यानी लीचिंग की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। तो इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग लाल से पीला लाल होता है इस मृदा का रंग। उसका वितरण कहाँ कहाँ होता है, तो यह पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय पठार, असम की पहाड़ियों और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में यह मृदा पाई जाती है। इसकी रासायनिक संरचना की अगर हम बात करें तो यह लौह और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है, लेकिन सिलिका तीव्र निक्षारण के कारण कम हो जाता है और आमतौर पर अम्लीय होती है। इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो इसकी ऊपरी परत उर्वरता में कम होती है, लेकिन ईंट बनाने के लिए यह उपयोगी होती है, यानी इस मृदा को हम ईंट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी फसलें उपयुक्त होती हैं, तो चाय, कॉफ़ी, काजू और रबड़ और टैपियोका इत्यादि फसलें इस मृदा में उगा सकते हैं। पाँचवीं है शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी यानी एरिड या डिजर्ट सॉइल जिसे कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो
यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उच्च बाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के कारण बनती है। इसका वितरण कहाँ कहाँ है? तो ये पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी पंजाब और हरियाणा में यह मृदा पाई जाती है। इसकी संरचना यह बलुई यानी सैंडी होती है और इसमें जैविक पदार्थों यानी ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। इसकी रासायनिक संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें लवण यानी साल्ट की मात्रा अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में चूने के कंकड़ पाए जाते हैं जो जल के अंतःस्रावण यानी इनफिल्ट्रेशन को रोकते हैं। उपयुक्त फसलें कौन कौन सी हैं इसमें? तो इसमें सिंचाई की सहायता से बाजरा, ज्वार और दलहन इत्यादि फसलें अगर हम सिंचाई की सहायता से करें तो वो हम उगा सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट पे आती है वन एवं पर्वतीय मिट्टी यानी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो यह मिट्टी पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती है, यानी जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और जहाँ वन होते हैं उन क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। विशेष रूप से हिमालय क्षेत्रों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में यह मृदा पाई जाती है। इसकी संरचना की बात करें तो यह मिट्टी घाटी के किनारों पर दोमट यानी लोमी और सिल्टी होती है, जबकि ऊपरी ढलानों पर मोटे कणों वाली जिसे कोर्स ग्रेन कहते हैं होती है। रासायनिक संरचना की बात करें तो यह ह्यूमस से भरपूर होती है लेकिन अम्लीय हो सकती है, जिसमें पोटाश, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। इसमें उपयुक्त फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें चाय, कॉफ़ी, मसाले, फल, सेब और नाशपाती और आलू इत्यादि फसलें इसमें उगा सकती हैं। नंबर 7 पर आती है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, जिसे सैलाइन एंड अल्कलाइन सोइल कहते हैं। तो यह इसका निर्माण कैसे होता है? इसकी उत्पत्ति तो यह मिट्टी शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी यानी पुअर ड्रेनेज वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जिन क्षेत्रों में जल निकास की समस्या होती है, पुअर ड्रेनेज होता है, उन क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है जहाँ जहाँ सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे घुलनशील लवणों का उच्च प्रतिशत होता है, उन क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। इसके अन्य नाम भी हैं, यानी लवणीय और छाली मिट्टी के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे रेह, कल्लार, ऊसर, राकर, थूर या चौपान के नाम से भी जाना जाता है। इसका वितरण कहाँ कहाँ होता है? तो यह पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में इत्यादि क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। इसमें क्या समस्या होती है? तो यह मिट्टी कृषि के लिए अनुपजाऊ होती है और इसकी उर्वरता को जिप्सम और बेहतर जल निकासी के उपयोग से सुधारा जा सकता है। यानी यह मिट्टी बेसिकली कृषि के लिए अनुपजाऊ होती है, लेकिन अगर इसकी उर्वरता को इसमें अगर हम जिप्सम मिलाएं और बेहतर जल निकासी के साधनों में उपयोग करें तो इसको सुधारा जा सकता है और इसमें खेती की जा सकती है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें की जा सकती हैं अगर हम इसको बेहतर जल निकासी और जिप्सम की मात्रा उपलब्ध करा दें? तो इसमें नमक सहनशील फसलें जैसे जौ, बरसीम और धान की कुछ किस्में इस मृदा में हम लोग उगा सकते हैं। नंबर 8 और लास्ट मृदा जो आती है वो आती है पीट एवं दलदली मिट्टी, जिसे पीटी एंड मार्शी सोइल भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? तो ये मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में बनती है, यानी जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है और उच्च आर्द्रता होती है उन क्षेत्रों में मृदा बनती है जहाँ जैविक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो यह भारी गाद और कीचड़ यानी मड की अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में, यानी ये मिट्टी दलदली होती है, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह मिट्टी दलदली होती है। इसका वितरण कहाँ कहाँ होता है? तो यह केरल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और बिहार एवं उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में यह मृदा पाई जाती है। इसकी रासायनिक संरचना की अगर हम बात करें तो यह मिट्टी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है, जिसके कारण ये काली और अम्लीय होती है। इसमें पोटाश और फॉस्फेट की कमी होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें उपयुक्त होती हैं? तो यह चावल यानी डेल्टा वाले क्षेत्रों में चावल, जूट और मालाबार तट पर मसाले, रबड़ इत्यादि फसलें हम इसमें उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाओं का पूरा विस्तार से वर्णन करके बताया। तो ये क्वेश्चंस आपके लगभग हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और शॉर्ट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीट में या दलदली मिट्टी कौन सी होती है, काली मृदा कौन सी होती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, या फिर ये मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसकी रासायनिक संरचना क्या है, या फिर विशेषताएं बताइए, फिर इस मृदा की उत्पत्ति किस तरह से होती है। इस तरह से भी शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल अग्रि पाठशाला को सब्सक्राइब करना।